वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो गाइस ये बुक 2 हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने पॉलिटिकल की बुक 1 भी पूरी पढ़ा दी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स गिवन है, प्लेलिस्ट से जाकर आप पूरी पॉलिटिकल पढ़ सकते हो। सिर्फ पॉलिटिकल क्या, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारे सब्जेक्ट में ह्यूमैनिटीज के पढ़ाती हूँ विद इंग्लिश। यू कैन गो एंड स्टडी। तो आज हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 1 को, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। यहाँ हम पढ़ेंगे जब हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तो उस समय पे क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या डिफिकल्टीज हमारी कंट्री ने फेस करी थी। जैसे ब्रिटिशर्स जो है भारत छोड़ के गए, क्या हुआ? सबसे पहले तो गाइस हमारा पार्टीशन हो गया, इंडिया पाकिस्तान बन गया, 2 कंट्रीज बन गई, ठीक है जी। एंड उस समय में पार्टीशन के दौरान कितने लोगों की मौत हुई थी, कितने लोगों को अपने घरों को छोड़ के भागना पड़ा था, एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई थी आफ्टर द पार्टीशन, कैसे अब हमें अपने देश को चलाना है, ये सब हम समझने वाले हैं इस चैप्टर में। दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर ऑफ दिस बुक। आप कह सकते हो सीयूईटी है या बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक नंबर 1। पहला टॉपिक आता है चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन, कि जैसे ही हमें आजादी मिलती है तो हमारे सामने क्या चैलेंजेस रहते हैं। तो दीज आर द नोट्स जो मैंने आपके लिए क्रिएट करे हैं। थोड़े से डिटेल है ये, एक लाइन है इसमें एनसीईआरटी की, एक मैंने थोड़ा शॉर्ट वर्जन में नोट्स का क्रिएट कर दिया है। एंड जो मेरी शॉर्ट नोट्स है दोनों आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है सिमरन सहानी नोट्स। ओके, एंड एक न्यू चैनल भी है हमारा, क्लास 12 सिमरन सहानी ह्यूमैनिटीज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि आपकी सीयूईटी की प्रिपरेशन वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ ही के साथ हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लाइव क्लासेस वहां चलती हैं। यहाँ चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, वहां क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। खाली चैप्टर पढ़ने से कुछ थोड़ी होगा, क्वेश्चन भी तो समझने होंगे, वो सब वहां जाएगा। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आपको बता दिया हमारे चैप्टर की कि ये हमारा सीन रहने वाला है। यहाँ मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी, नोट्स मिलेंगे इंस्टाग्राम से, क्वेश्चन आंसर होंगे सेकंड चैनल पे। तो सब्सक्राइब बोथ द चैनल्स एंड बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो हमारा पहला टॉपिक आता है चैलेंजेस फॉर द नेशन स्टेट, यानी कि जैसे ही हमें आजादी इंडिपेंडेंस मिल जाती है तो हमारे सामने क्या चैलेंजेस आते हैं और हमने क्या किया। ठीक है, तो सबसे पहले इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 14-15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिल जाती है। जवाहरलाल नेहरू जी ने उस दिन जो है एक बहुत फेमस स्पीच दी थी, जिसका नाम है ट्रस्ट विद डेस्टिनी इन अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्पेशल सेशन। यानी कि हमें रात को 12 बजे ही इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी मिल गई थी, तो उसी दिन रात को 12 बजे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक मीटिंग बुलाई जवाहरलाल नेहरू जी ने और उनको एड्रेस करा था। वो जो पूरी स्पीच है जो उन्होंने दी थी उसे कहा जाता है ट्रस्ट विद डेस्टिनी। 1 मार्कर क्वेश्चन है, सीयूईटी हो या बोर्ड एग्जाम हो, दोनों में आएगा। रात को ही ये मीटिंग कंडक्ट कराई गई थी जश्न मनाने के लिए एंड नेशन को एड्रेस करने के लिए कि अब हमें आगे क्या करना है और कैसे हम अपनी खुशी मनाने वाले थे हमारे इंडिया के फ्रीडम की। बट खुशी तो मिली थी हमें, बट वो मिली थी पार्टीशन के साथ में, ये आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, दुख भी बहुत मिला था हमारे को बिकॉज ऑफ द पार्टीशन। चलो, नाउ दिस वाज द मोमेंट, हम पूरा इंडिया इस चीज का वेट कर रहा था। डन। आई होप आप लोगों को लेटर बिल्कुल क्लियर दिख रहे होंगे। थोड़ा सा अगर बोल्ड कम लग रहा है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बोल्ड कर दूंगी, तो मुझे कॉमेंट में बता देना। ठीक है, थोड़ा जूम कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फोटो भी हमारे एग्जाम में आती है। ये पूरा का पूरा लाल किले के ऊपर जो है, जब जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे इंडिया का फ्लैग होइस्ट करा था एंड नेशन को एड्रेस करा था, ये वो वाली फोटो हमारे को गिवन है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 2 गोल्स थे, क्योंकि हमें इंडिया को फ्रीडम को कब से हमें इंतजार कर रहे थे, 200 साल लगभग ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज करा। तो अब जब हमें फाइनल फ्रीडम मिल गया था, देवर 2 गोल्स, इसे कहते हैं ट्विन गोल्स, जिसके ऊपर ईच एंड एवरी इंडियन हो या कोई हमारा लीडर हो अग्रीड थे कि ये 2 काम तो इंडिया में जरूर होंगे। ठीक है, उस पर तो मतलब बात करने की कोई मतलब ये होता है ना, आप डिस्कशन करो कि भैया ये काम करना है, कहने की जरूरत नहीं थी, पक्का करना ही है। पहला था कि हम अपनी कंट्री को डेमोक्रेसी पे चलाएंगे। दूसरा था कि जो गरीब और जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप है, जैसे हमारी कंट्री में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती थी, तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कि उन्हें इक्वल अधिकार मिले, उनको जो है हम राइट्स दें, और जो है गरीब लोगों को, क्योंकि गरीबी तो इंडिया में ऐसे फैला गए थे ब्रिटिशर्स की, तुम सोच नहीं सकते हो। अगर आपके पास इंडियन इकोनॉमिक साइट दैट ऑल्सो, तो तुम्हें पता चलेगा कि कितनी हालत बुरी कर दी थी 200 साल तक राज करके इन्होंने हमारी पूरी की पूरी कंट्री की। तो गरीबी से भी कंट्री को बाहर निकालना था। तो ये 2 गोल्स थे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में 2 गोल्स लिख दो। मैं चैप्टर के बीच में बहुत सारी चीजें आपको कमेंट करने को कहूंगी, देख लेना, यहीं से आपके सीयूईटी की एंड क्वेश्चनों की भी तैयारी हो रही होगी। जो मैं कह रही हूँ कमेंट करो, ये दोनों गोल्स कमेंट कर दो। नाउ अब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी, तो अब इन सभी चीजों पे हमें वर्क करना था। बट ये इजी नहीं था कि भैया हम एकदम से डेमोक्रेसी लगाएं और हम ये सब काम करें। इजी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जैसे ही हमें गाइस मिला फ्रीडम, तो हो गया हमारा पार्टीशन। एक बना दिया इन्होंने पाकिस्तान, एक इन्होंने बनवा दिया जो है हमारा आप कह सकते हो कि जब हमें फ्रीडम दिया तो इतना बड़ा प्रॉब्लम ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए क्रिएट कर दिया। तो जो है फ्रीडम तो हमें मिला, बट फ्रीडम हमें मिला पार्टीशन के साथ। पार्टीशन में इतना वायलेंस हुआ था कि आप सोच भी नहीं सकते हो। लाखों की तादाद में लोगों की डेथ हुई, इतने सारे लोगों को घर छोड़ के भागना पड़ा। तो ट्रॉमा का साल है हमारे लिए 1947। एक तो वैसे वो साल हमारे जश्न का है, बट इट वाज फॉर ट्रॉमा आल्सो बिकॉज ऑफ द पार्टीशन। चलिए, बट इवन दो इस टफ टाइम में भी आपने कभी पार्टीशन से रिलेटेड कोई मूवी देखी, नहीं देखी तो देखना, क्योंकि अब तो आप मूवी देख सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट्री देख लेना जहां हमें दिखाया गया हो कि क्या क्या हुआ था पार्टीशन के दौरान। इस चैप्टर में भी आपको पता चलेगा। चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने फेस करी, हमारे नेशन के लीडर्स ने ये नहीं करा कि वो डिल्यूजनल हो जाए, मतलब अपने पाथ से
हट जाएं कि अब हम भैया थोड़े समय बात करेंगे, इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं लगाते, कोई और टाइप का सिस्टम लगा देते हैं। कई बार ना ऐसा होता है, जैसे कंट्री अगर टर्मोइल में हो, प्रॉब्लम चल रही हो, तो लीडर क्या करते हैं, कहेंगे डेमोक्रेसी में क्या इतनी सारी पार्टीज होंगी, इलेक्शन होंगे, बहुत हौच पौच होती है डेमोक्रेसी में, बहुत अच्छा है डेमोक्रेसी, बट चीजों को स्लो करता है, इलेक्शन कराने टाइम लगेगा, ये होगा वो होगा। तो कई बार कुछ कंट्रीज के लीडर्स पता क्या कहते हैं कि हम अभी डेमोक्रेसी नहीं लगा रहे, अभी हम डिक्टेटरशिप लगा देती है या मिलिट्री रूल लगा देते हैं, बाद में डेमोक्रेसी धीरे धीरे ले आएंगे, और वो कभी आती नहीं है। बट हमारे कंट्री के लीडर्स ने उस समय पे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू एंड सो ऑन, जितने भी थे, किसी ने भी ये नहीं कहा। हमें पता था डेमोक्रेसी तो आएगी, चाहे पार्टीशन के बाद हम प्रॉब्लम में हैं, तब भी डेमोक्रेसी तो आना लाजमी बात थी, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं था। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। व्हाट वर द 3 मेन चैलेंजेस जो हमारी कंट्री ने फेस करे थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 to 8 मार्क्स में आ सकता है। 3 मेन चैलेंजेस जो हमारी कंट्री ने फेस करे। ये देखो बुक में हमारे को एक न्यूज़पेपर दिया गया है, हिंदुस्तान टाइम्स का, 19 जुलाई का है ये, 1947 का, जिस दिन मतलब सोच लिया गया था कि हाँ अब हमें जो है फाइनली इंडिपेंडेंस मिलेगी एंड 2 हमारी कंट्रीज क्रिएट होंगी, इंडिया पाकिस्तान। ये देखो ये हमारा वो दे रखा है हमारे को इंडिपेंडेंस मिलने से पहले का, ठीक है। चलो अब कौन से वो 3 चैलेंजेस थे जो हमारी कंट्री ने फेस करे। पहला चैलेंज था चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग, की एक देश बनाना था, अभी में एक ऐसा देश बनाना था। ये मैप आपकी एनसीईआरटी वाला ही है, ये मैप आप देखो यहाँ पे, इतने बड़े हमारा इंडिया था, इसको हम ब्रिटिश इंडिया जब पहले कहा करते थे। इसमें इतने सारे अलग अलग राजाओं का रूल वाली जगहें थी, कई जगहों पे सरकार भी थी, इतने सारे कल्चर के, रिलीजन के, लैंग्वेज के लोग रहा करते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, देयर वर सो मेनी कल्चर एंड रिलीजन। अब चैलेंज ये आता है हमारे सामने कि एक यूनाइटेड नेशन, एक ऐसा नेशन जो इकट्ठा होकर रहेगा, एक साथ रहेगा, यूनिटी में रहेगा, इतनी डाइवर्सिटी के साथ कैसे। तुम कहोगे क्या दिक्कत है, अब नहीं रह रहे हम सारे, इतने सारे स्टेट के लोग, इतने सारे खाने हैं हमारी कंट्री में, इतने सारे डांस कल्चर्स हैं, सब कुछ इतना अच्छा अच्छा हमारी कंट्री में, हम यूनिटी में रह तो रहे हैं। बट उस समय पे यही चीज प्रॉब्लम की बात बन रही थी। क्यों? क्योंकि हमने देखा पार्टीशन। पार्टीशन किस बेसिस पे हुआ? रिलीजन के बेसिस पे हुआ ना। तो अब ये सोचा जाने लगा कि क्या इंडिया, जैसे पाकिस्तान तो अलग हो गया, कि क्या इंडिया यूनाइटेड रह पाएगा, या फिर बाकी भी जगहें अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाली, अलग अलग रिलीजन के लोग अपनी अपनी कंट्री मांगने लगेंगे एंड हम और छोटे छोटे हिस्सों में बिखरते जाएंगे। तो ये क्वेश्चन था कि क्या हम लोग यूनाइटेड रहेंगे। तो पहला हमारे सामने प्रॉब्लम क्या थी, टू मेक अ नेशन, यानी कि इतनी डाइवर्सिटी जो है गाइस, इतनी लैंग्वेजेस एक कंट्री में, इतने कल्चर, इतना धर्म, हर स्टेट की अलग लैंग्वेज है, खाना पीना है, तो इस सबको हम कैसे, देखा है ना कितनी लोकल लैंग्वेजेस हैं हमारे यहाँ पे। जब सरकारी पेपर भी होते हैं तो काफी सारे जो लोकल लैंग्वेजेस को हम जो है, आप देखते हो पूरा हमारे को सेट दिया जाता है कि ये ऑप्शन है। तो सोचो उस जमाने में ये सोचना, कई बार ऐसे वो लोग सोच रहे थे कि क्या पता वो कहे हमें अलग कर दो। तो हमें यूनिटी लानी थी कि कोई भी हमारा हिस्सा कंट्री का ये ना कहे हमें अलग कर दो, जो डिमांड होगी किसी की तो वो हम पूरी कर देंगे, बट रहे सब इंडिया के अंदर ही। डन। दूसरा चैलेंज था हमारे सामने डेमोक्रेसी लगाना। अब हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को तो चूज कर लिया। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे, यानी कि आपके यहाँ जब इलेक्शन होंगे 10-15 आपके सामने रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनमें से जिसको आप वोट डालोगे, जिसकी पार्टी के चिन्ह पे आप अपना जो है वहाँ ईवीएम में के अंदर आप क्लिक करके आओगे, वो आप अपनी तरफ से उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव मान रहे हो। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या हो गया, जहाँ प्राइम मिनिस्टर मेन रूल में रहते हैं, 11th में हम ये पढ़ चुके हैं। प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट मेन रूल में रहते हैं, जो चलता है यूएसए के अंदर, आपने देखा है, ठीक है। तो एवरी सिटीजन को राइट टू वोट मिलेगा, ये सब कुछ हमने डेमोक्रेसी हमने लगा दी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट टू वोट सबको मिलेगा, इट वाज ऑल डन, ठीक है। बट जो है यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं थी कि डेमोक्रेसी खाली लगानी है, डेमोक्रेसी को फॉलो भी करना है। ये चैलेंज था कि खाली पेपर पे डेमोक्रेसी ना दे कि कंट्री डेमोक्रेटिक है, एक्चुअली भी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस कंट्री के अंदर हो रही हूँ। ऐसा आपने पाकिस्तान का और बांग्लादेश का, बाकी कंट्रीज का एग्जाम्पल पढ़ा है ना, चैप्टर जो हमारा 3 है पहली बुक का, कि वहां पे डेमोक्रेसी लगी, बट इट वाज ओनली ऑन पेपर। शुरू में जब कहीं जगहों पे हमने देखा डेमोक्रेसी लगी, वो पेपर पे ही रहती है, हमारी पेपर पे ना रहे डेमोक्रेसी, एक्चुअली में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही हो। डन। तो ये चीज हमारे को लागू करनी थी। तीसरा चैलेंज हमारे सामने क्या था, तीसरा चैलेंज हमारे सामने था गाइस, वो था कि हम जो है डेवलपमेंट करें, वेलफेयर फॉर ऑल करें। इसमें सिंपल है कि गरीबी हटाए और जो सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं हम उनको, जैसे अनटचेबिलिटी हमारे प्रैक्टिस होती थी, हम उनको इक्वल अधिकार दें। तो हमारे को प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी लगाना था, यानी कि सब इक्वालिटी में रहे। स्पेशल प्रोटेक्शन करना था सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप का, जैसे कि हमने कोटा राइट्स दिए, ठीक है, रिजर्वेशंस करी,
किन के लिए, जो हमारे शेड्यूल कास्ट है, जो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स है एंड ओबीसीज है, सो दैट उन्हें भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, और जो रिलीजियस एंड कल्चरल कम्युनिटीज है जो माइनॉरिटी में है उनका भी हमें प्रोटेक्शन करना था। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने डीपीएसपी लिखे थे, जो हम 11th में पढ़ चुके हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या होते हैं? ये कुछ रूल्स है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट के लिए लिखे, हमारे लिए नहीं लिखे हैं, हमारी सरकार के लिए लिखे हैं कि वो इनको पढ़ के कंट्री में लागू करे, पॉवर्टी हटाने के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए। तो पहला चैलेंज क्या हुआ? नेशन को नेशन बनाए रखना, यूनिटी बनाए रखना इतनी सारी डाइवर्सिटी के बावजूद। दूसरा चैलेंज क्या हुआ? कि डेमोक्रेसी खाली पेपर पे नहीं, लागू भी कराओ। तीसरा चैलेंज क्या था? कि गरीबी हटाओ, और जो हमारे समाज के अंदर इनइक्वालिटीज है, जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप के साथ अत्याचार हुए हैं, उनको इक्वल राइट्स दिलाओ। डन। ये 3 चैलेंजेस थे, तो 2 टॉपिक हमारे चैप्टर के कंप्लीट हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन हमारा थर्ड टॉपिक आता है। तो जैसे ये टॉपिक शुरू होता है, हमें बताया गया है कि जब हमें पार्टीशन मिला तो हमारा एक नहीं बल्कि पार्टीशन मिला, क्या कह रही हूँ मैं, जब हमारे को फ्रीडम मिला तो एक नहीं 2 कंट्रीज बनी थी। एक बना था इंडिया और दूसरा बना था पाकिस्तान। ठीक है, दिस वाज ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया को उन्होंने 2 भागों में बांट दिया था, एक हमारा इंडिया रहा, दूसरा इन्होंने बना दिया पाकिस्तान। ठीक है, बॉर्डर जो था वाज टू डिवाइड टेरिटरीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो एक इन्होंने बॉर्डर डाल दिया हमारा इधर पंजाब से, और इधर ईस्ट से भी डाला था, जो आज आपको पता चलेगा। अगर आप लोगों को आज तक नहीं पता था कि जब स्टार्टिंग में हमारा पार्टीशन हुआ था तो खाली एक पाकिस्तान नहीं बना था, 2 पाकिस्तान बने थे। तो कितने बच्चों को ऑलरेडी पता था, मुझे बताना। तो आज के समय का जो बांग्लादेश है ना गाइज, वो पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो ये ब्रिटिशर्स इतने पता नहीं क्या हमारा पार्टीशन इन्होंने कराया था। आप सोचो तो सही कि इन्होंने क्या करा था कि एक हमारा इंडिया रहने दिया, जो हमारा ऑब्वियसली इंडिया भी है, और इधर इन्होंने बना दिया था जहाँ पे बांग्लादेश है उसे ईस्ट पाकिस्तान की, यहाँ पे भी मुस्लिम पॉपुलेशन है, और जहाँ भी प्रेजेंट वाला पाकिस्तान है उसको वेस्ट पाकिस्तान की, यहाँ भी मुस्लिम पॉपुलेशन है। बाकी जितनी जगह है वो इंडिया हो गई, और बाकी जहाँ मुस्लिम ज्यादा है उन्हें इन्होंने पाकिस्तान घोषित कर दिया था। तो इस टाइप का पार्टीशन देखो इन्होंने हमारा कराया था, और इसी की वजह से आगे चल के 1971 में, आप बुक 1 में पढ़ के आए हो, हमने बांग्लादेश वॉर में फिर बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस दिलाई, उसे एक अलग कंट्री बनाने में हमने मदद करी थी। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं पार्टीशन हमारा कैसे हुआ था। तो पार्टीशन रिजल्ट था सिर्फ और सिर्फ 2 नेशन थ्योरी का। 2 नेशन थ्योरी के बेसिस पे हमारा पार्टीशन हुआ। 1 मार्क का क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब ये किसने प्रपोज करी थी? ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। ये मुस्लिम लीग ने प्रपोज करी थी 2 नेशन थ्योरी। मुस्लिम लीग के अकॉर्डिंग 2 नेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि इंडिया में एक नहीं, इंडिया में 2 प्रकार के लोग रहते हैं। इन्होंने कहते 2 नहीं, वैसे तो इतने सारे हैं, बट दे सेड दैट इंडिया में 2 टाइप के पीपल रहते हैं, एक हिंदूज और एक मुस्लिम। तो इन्होंने बोला, मुस्लिम लीग वालों ने ब्रिटिशर्स को, कि भाई आप जब आप जा ही रहे हो, आजादी देने का आपने कह ही दिया कि अब इंडिया पे से अपना राज खत्म कर ही दोगे, तो क्यों ना हम मुस्लिम्स के लिए एक आप अलग कंट्री बना दो, पाकिस्तान। ऐसा मुस्लिम लीग ने उनके सामने प्रपोज करा। अब ये तो थे ही हमारे दुश्मन ब्रिटिशर्स, इन्हें तो चाहिए था कि इंडिया अभी भी प्रॉब्लम में रहे। तो इन्होंने कहा ठीक है, हम बना देंगे आपकी नई कंट्री पाकिस्तान, एंड इन्होंने 2 नेशन थ्योरी को पास कर दिया। बट उस समय पे एक पार्टी और थी, मुस्लिम लीग थोड़ी थी खाली, इंडियन नेशनल कांग्रेस, द मोस्ट आप कह सकते हो जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल से चलती आ रही है इतने समय से, हमारी जो ये पार्टी 19th सेंचुरी से। तो कांग्रेस ने बोला कि नहीं नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम वी विल लिव टुगेदर, हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड होकर रहेंगे ऑब्वियसली। बट ये जो है ब्रिटिशर्स तो चाहते नहीं थे हमारा भला हो। तो हमने 1940 से जो है ना, हमने बहुत कोशिशें करी कि हमारी 2 कंट्रीज ना बने, बट फिर भी ब्रिटिशर्स ने एंड मुस्लिम लीग ने जो कहा उसकी वजह से फाइनली हमें हमारा पार्टीशन करा देते हैं ये ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो हमने कोशिश करी थी कि पार्टीशन ना हो, बट दे डिड इट। ठीक है, सो इट वाज डिसाइडेड दैट ब्रिटिश इंडिया 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक इंडिया और पाकिस्तान, एंड ये सबसे पेनफुल रहा हमारे लिए। अब प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी थी। क्या प्रॉब्लम आनी थी? ये प्रॉब्लम पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, ये पहली प्रॉब्लम है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, 4th प्रॉब्लम सबसे बड़ी थी। ये जो 4 प्रॉब्लम है ना, इस पे 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर में, और डेफिनेटली आएगा। क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट लॉन्ग वाला नहीं आया तो MCQs यहाँ से आ रहे होंगे। तो चलो पढ़ते हैं, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स इन द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। इन्होंने कहा था ना कि ये पूरा इंडिया रह जाएगा जो इंडिया है, इधर हम एक कंट्री बना देंगे वेस्ट पाकिस्तान, और इधर हम बना देंगे ईस्ट पाकिस्तान। इन्होंने ऐसा कुछ कहा था। तो चलो देखते हैं ये सब में क्या क्या प्रॉब्लम थी। तो सबसे पहले जब इन्होंने कहा कि हम कराएंगे पार्टीशन, जहां हिंदू है वो इंडिया रह जाएगा, जहां मुस्लिम है ना उसको हम बना देंगे पाकिस्तान। इन्होंने ऐसे बोला कि 2 नेशन थ्योरी में हिंदू और मुस्लिम है, तो मुस्लिम वालों को पाकिस्तान कर दो। ठीक है, दैट्स व्हाट दे सेड। तो पहली प्रॉब्लम आई, नो सिंगल मुस्लिम मेजोरिटी बेल्ट। कोई ऐसी बेल्ट नहीं थी हमारे यहाँ पे जहाँ सिंगल में जो है मुस्लिम रहते हो। एक नहीं थी बल्कि 2 थी, 2 जगह थे जहाँ मुस्लिम की क्वांटिटी ज्यादा थी हमारी कंट्री के अंदर। एक था यहाँ वेस्ट के अंदर, और दूसरा कहाँ था? यहाँ ईस्ट के अंदर, बंगाल के पास में। एक था यहाँ पंजाब के पास में। 2 ऐसी जगहें थी जहाँ पे हमारे मुस्लिम जो थे वो ज्यादा पॉपुलेशन में थे। तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, एक पाकिस्तान नहीं 2 पाकिस्तान बना देंगे। तो इन्होंने स्टार्टिंग में हमारे बनाए 2 पाकिस्तान, एक ये वेस्ट पाकिस्तान, एक ईस्ट पाकिस्तान, यानी कि ये हमारा इंडिया हो गया पूरा का पूरा, फिर ये इधर एक पाकिस्तान हो गया, इधर दूसरा पाकिस्तान हो गया। है ये एक ही कंट्री, बट इतनी दूर दूर है एक दूसरे से। ठीक है, इन्होंने ऐसे हमारा पार्टीशन करा दिया। अब
तुम्हें क्या लग रहा है हर मुस्लिम चाहता था कि वो इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान में जाए? ऐसा नहीं था, हर मुस्लिम की ये डिमांड नहीं थी। इनफैक्ट एक एग्जाम्पल हमारे को दे रखा है, नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी पीपल वांटेड टू बी विद द पाकिस्तान। उन्होंने कहा अरे हमें नहीं, हम तो इंडियन है, हम तो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लड़ रहे थे, ये क्या हो रहा है? दे फेल्ट वेरी कि भाई ये क्या हो रहा है, बट ब्रिटिशर्स ने और बाकी सबने पार्टीशन करवाई दिया। उनमें से सबसे बड़ा एग्जाम्पल है खान अब्दुल गफ्फार खान। 1 मार्कर क्वेश्चन लर्न कर लो इसको। इनको फ्रंटियर गांधी जी भी कहा जाता था, गांधी मतलब क्योंकि ये गांधी जी को बहुत मानते थे। ये NWFP प्रोविंस के लीडर थे। NWFP प्रोविंस यहाँ कहीं पे है, ठीक है, यहाँ कहीं पे पंजाब के पास में, इधर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस इसे कहा जाता है। ये इसके लीडर थे। इन्होंने कहा नहीं हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान, बट फिर भी जबरदस्ती इनकी डिमांड नहीं मानी जाती है, इनको पाकिस्तान के साथ मर्ज करा दिया जाता है। NWFP वॉज मर्ज विद द पाकिस्तान। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस कौन सी, अभी आगे मैं तुम्हें मैप पे दिखा दूंगी। नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम आती है, मिक्स्ड पॉपुलेशन थी पंजाब और बंगाल में। अब मैंने कहा यहाँ मुस्लिम ज्यादा थे तो इसे पाकिस्तान बना दिया, यहाँ मुस्लिम ज्यादा थे तो इसे पाकिस्तान बना दिया, पर ऐसा नहीं था कि खाली मुस्लिम ही थे। यहाँ जो पंजाब है यहाँ पे मुस्लिम्स के साथ में बहुत सारे सिख लोग भी रहते थे एंड बहुत सारे हिंदूज भी रहते थे। और यहाँ जो ईस्ट पाकिस्तान है यहाँ पे बहुत सारे हिंदू बंगाली भी रहा करते थे। तो भाई इन्होंने जो है ये कह दिया कि मुस्लिम ज्यादा वालों को पाकिस्तान बना, तो वहां ऑलरेडी हिंदू सिख भी तो रहते थे, सदियों से उनके घर वहां पे थे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आई ये, बोथ प्रोविंसेस हैड लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम एरियाज। तो इसका इन्होंने समाधान निकाला कि भाई ठीक है, तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बायरिफिकेशन करेंगे ऑन द रिलीजियस मेजोरिटी या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट तो सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यानी कि इन्होंने कहा हम जाएंगे इस एरिया में। सपोज ये पहुंचे इस एरिया में, अब इस एरिया में कुछ ऐसी जगहें हैं, ये वाला पूरा एरिया था ना, तब बना थोड़ी था, तो सोचो कि ये इतना एरिया को हम, इन्होंने कहा कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, बट ऐसा तो नहीं है कि हिंदू और सिख नहीं थे। तो उन्होंने कहा यार जैसे यहाँ पे इधर तो हिंदू और सिख है ना, तो इस वाले को हम इंडिया की तरफ भेज देंगे, जहाँ पे मुस्लिम है उसको हम जो है उसके अंदर ही रख देंगे, पाकिस्तान के अंदर। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इन्होंने पार्टीशन करने का कहा। तभी आज के समय पे 2 पंजाब है, आपने देखा है, एक पंजाब पाकिस्तान के अंदर भी है, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की पार्टीशन की वजह से है कि जिस पंजाब के अंदर मुसलमान थे उनको इन्होंने पाकिस्तान का पंजाब बना दिया, और जहां पे हिंदू और सिख थे उसको इन्होंने क्या कहा, ये इंडिया का पंजाब बन जाएगा। सेम गोज ऑन विद द ईस्ट। पाकिस्तान इन्होंने करा, जहां पे इन्होंने कहा यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन होगी उसे इंडिया की तरफ कर देंगे, और जहां पे जो है होगी मुस्लिम पॉपुलेशन वहां पे हम उसको बना देंगे कि ये ईस्ट पाकिस्तान है। बट ये बायरिफिकेशन करना, सपोज करो ये कैसा, ये जगह है, ठीक है, यहाँ पे मुस्लिम्स है, यहाँ पे हिंदू है, तो इस वाले को कह दिया भैया ये इंडिया के साथ हो जाएगा, ये वाला जो है ये नया पाकिस्तान बन जाएगा। डन, ठीक है, कर देना। हमने कहा चलो ठीक है ये करवाओ तुम। बट ये जो करना था ना इन्होंने, ये इंडिपेंडेंस तक फाइनल नहीं हुआ था। यानी कि जब हमें आजादी मिली तो इतने सारे हिंदूज और मुस्लिम्स को यही नहीं पता था भैया क्या करें, हम कौन से देश की आजादी का जश्न मनाएं, कि अब हम पाकिस्तानी बन गए हैं या हम इंडियन ही हैं अभी भी। ये लोगों को पता ही नहीं था, लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि ये पार्टीशन इन्होंने कराया नहीं। फिर रातों रात लोगों को अपने घरों से भागना पड़ा, मुस्लिम्स को इंडिया से भाग के पाकिस्तान जाना पड़ा, हिंदू सिख को वहां से यहाँ लौट कर यहाँ आना पड़ा, अपने घर छोड़ के दंगे होने लग गए, और जो है उठाकर अपने सामान लोगों को रातों रात बच्चों को लेके भागना पड़ा। उसमें आपने देखा कि कैसे उन लोगों पे अटैक्स हुए, आगे आप आगे वाले टॉपिक में पढ़ोगे। तो प्रॉब्लम ये थी कि ये जो इन्होंने कहा कि बायरिफिकेशन हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कर देंगे, तो भी जो है वो पार्टीशन के बाद वो तब तक हुआ ही नहीं था हमारा। ठीक है, नाउ बिग प्रॉब्लम, मैंने देखो यहाँ सब लिखा है, जो मैं तुम्हें हिंदी में बता रही हूँ वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, वो भी बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में। बिग प्रॉब्लम ये थी, डिसीजन वाजंट फाइनल बाय मिडनाइट और 14-15 अगस्त, यानी कि आजादी तक पता ही नहीं था लोगों को कि भाई वो इंडिया के हैं या पाकिस्तान के हैं। और ये जो पंजाब और बंगाल का पार्टीशन हुआ, इसी ने सबसे डीपेस्ट ट्रॉमा हमें दिया था, सबसे मौत लोगों की, सबसे ज्यादा लोगों को बच्चे अनाथ, सबसे ज्यादा जो वायलेंस ट्रॉमा हुआ वो यहीं से क्रिएट हुआ था। डन, चलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पे, जो पाकिस्तान और इंडिया के पार्टीशन के दौरान हुई थी। वो ये हुई थी, माइनॉरिटीज ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर। यानी कि इवन दो जब लोग भागे भी घरों से, उसके बाद की भी बात बता दूं, जब लोगों ने भागने शुरू करा और इन्होंने कहा कि हमने पार्टीशन कर दिया है, हम करवा रहे हैं, बहुत सारे हिंदू और सिख अभी भी पाकिस्तान में रह गए थे, और बहुत सारे इंडिया के अंदर मुस्लिम्स रह चुके थे, पंजाब में, बंगाल में और दिल्ली में, और दिल्ली के सराउंडिंग एरियाज में बहुत ज्यादा। तो आज उनको उन्हीं के उस घर में जहां वो सदियों से रह रहे हैं अनवांटेड देखा जाने लगा। यानी कि हमारे जो हिंदू और सिख भाई बहन थे, जो अभी वो वहीं था ना उनका घर, तो पहले से, अभी तो वो पाकिस्तान बना था, वहां पे लोगों ने ऐसे देखने लगे जैसे वो कोई अजनबी है, वो गलत जगह पे रह रहे हैं, उनकी थोड़ी है अब ये कंट्री, इस टाइप से। और इंडिया में जो मुसलमान रहते थे उनको यहाँ के हिंदूज एंड सिख्स ने ऐसे देखा कि अब ये इनकी कंट्री थोड़ी है, इन्हें यहाँ से भागना चाहिए। ऐसे लगा कि वो अपने ही लैंड में जहाँ इतने सालों से रह रहे हैं वो अनवांटेड फॉरेनर्स हो गए थे, देन देयर ओन लैंड जहाँ वो सदियों से रह रहे हैं। ठीक है,
और जैसे ही पार्टीशन हुआ तो ना वायलेंस होने लग गया। लोगों को पहले यकीन ही नहीं होता था, पता है तुम्हें? कुछ मूवीज में भी ऐसा दिखाया और वैसे भी सच बात है ये। लोगों को ना ऐसे लोग सुनने में आते थे 2 कंट्री बन जाएगी, एक इंडिया पाकिस्तान। तो जैसे उनको बोला जा रहा है कि तुम्हें अपना सामान उठा के इंडिया वाली तरफ जाना पड़ेगा, जो इंडिया बनेगा, जो पंजाब में हिंदू सिख रह रहे हैं। और यहाँ के मुस्लिम्स को कहा जाता था तुम्हें हम यहाँ नहीं रहने देंगे। अब कोई मुस्लिम पूरे खाली वहां ही थोड़ी थे, बीच-बाच में भी तो कहीं रहते थे, दिल्ली में रहते थे, इधर-उधर रहते थे। तो उन्होंने बोला तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा पाकिस्तान की तरफ। लोगों को यकीन नहीं हो, कहते थे अच्छा ऐसा थोड़ी हो सकता है, कुछ नहीं। लोग नहीं छोड़ के जा रहे थे अपने घर को, उनका बिजनेस है, घर है, बच्चे हैं, कैसे कोई अपना घर छोड़ के, उन्हें यकीन ही नहीं होता था ये थोड़ी हो सकता है। बट जब ये कुछ हुआ तो फिर लोगों को आया गुस्सा। धीरे धीरे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी बची थी, लोगों ने उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। यानी कि इंडिया में माइनॉरिटी अब कौन बच गए थे? मुस्लिम। और वहां पाकिस्तान में माइनॉरिटी कौन थे? हिंदू सिख। उनके ऊपर अटैक्स होने शुरू हो गए एंड तब लोगों को रातों रात अपने घरों को छोड़ के भागना पड़ा। जो भी सामान लेके, नो प्रिपरेशन, नो प्लान, कोई ट्रेनें नहीं चलाई कि इस ट्रेन में बैठ के तुम इंडिया आ जाओ, इस ट्रेन में बैठ के तुम पाकिस्तान चले जाओ। नहीं, ट्रेन थी भी थी तो पता है उस पे लोग ऐसे चढ़ चढ़ के जाते थे, उधर उनको लोग मार रहे होते थे एंड पता नहीं क्या क्या होता था। आप खुद कभी देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। एंड इतना वायलेंस हो गया कि वो अनकंट्रोलेबल हो गया और लोगों को शॉर्ट नोटिस पे, लोगों को घंटों घंटों में कहा गया भागो भागो, जगह छोड़ के भागो। दिस वॉज वॉट हैपेंड गाइस, ठीक है। सो अब आते हैं हम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन पे। तो अब समझ में आ गया तुम्हें प्रॉब्लम क्या रही पार्टीशन की। पहली प्रॉब्लम, सिंगल बेड मेजोरिटी की मुस्लिम की थी नहीं, तो इन्होंने कहा 2 पाकिस्तान बनाएंगे। हर मुस्लिम पाकिस्तान नहीं बनना चाहता था। थर्ड, मिक्स पॉपुलेशन थी, जो इन जगहों को इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान बनाएंगे, वहां पे भी हिंदू रहते थे, ठीक है। एंड नेक्स्ट थी, इवन आफ्टर क्रिएशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, बहुत सारे जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी रह गई थी। यानी कि इंडिया में मुस्लिम्स थे और वहां उधर हमारे हिंदू और सिख भाई थे, और जो है इधर मुस्लिम भाई थे। तो उससे क्या हुआ? वायलेंस क्रिएट हुआ एंड लोगों को रातों रात अपना घर छोड़ के भागना पड़ा। ये था फोर्थ। फोर्थ प्रॉब्लम क्या है? माइनॉरिटीज ऑन बोथ द साइड ऑफ द बॉर्डर। चलिए, 4 आपको प्रॉब्लम पता चल गई। अब हम रियल चीजें पढ़ेंगे, जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि ऐसा लोगों को घर से भागना पड़ा, अटैक होते थे। ये देख रहे हो, ये एक ट्रेन पे लोग बैठे हुए, कई बार तो पूरी पूरी ट्रेनों को आग लगा दी जाती थी जहां पे लोग जा रहे होते थे। चलो पढ़ते हैं क्या हुआ था कॉन्सिक्वेंस पार्टीशन का। तो 1947 को हम वन ऑफ द लार्जेस्ट और सबसे ट्रेजिक पॉपुलेशन का ट्रांसफर कहते हैं कि इतना कभी हुआ ही नहीं पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में, कितने सारे लोग अपना घर छोड़ के ऐसे जा रहे हो एक मोमेंट पे, और वो भी उस समय पे उनको मार दिया जा रहा हो, किलिंग हो रही हो, दंगे हो रहे हो। तो पहला पॉइंट आपको यही लिखना है, सेम यही लाइन में आंसर लिखना, रट लो इसको, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। फिर इसकी लैंग्वेज को पढ़ो, 2 बार 3 बार पढ़ोगे तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगी, मैंने इतनी ईजी लैंग्वेज लिखी। तो इसको आप 1-2 बार पढ़ो, अपने आप ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगी। ये नहीं कि रट्टा मारा है, हो जाएगी लर्न, देख लेना। तो किलिंग एंड एट्रोसिटीज, किलिंग मतलब हुआ मारना, एट्रोसिटीज मतलब आप कहो कि वायलेंस ही कह सकते हो, ऐसे वर्ड यूज करोगे नंबर मिलेंगे। हैपेंड ऑन बोथ द साइड ऑफ द बॉर्डर इन द नेम ऑफ रिलीजन। फिर धीरे धीरे रिलीजन, धर्म के नाम पे लोगों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। लाहौर, अमृतसर और कोलकाता कम्युनल जोन बन गए। कम्युनल जोन मतलब मुस्लिम्स हिंदू के एरिया में नहीं जाएंगे और हिंदू और सिख जो है मुसलमान के एरिया में नहीं जाएंगे। अभी भी कभी अगर रिलीजन के हिंदू मुस्लिम राइट होते हैं तो कर्फ्यू लग जाता है, हिंदू मुस्लिम्स के एरिया में जाते, मुस्लिम हिंदू के एरिया में नहीं जाते। अब भी ऐसा ही होता था जब पहले हमारे यहाँ पे। अब तो हमारे यहाँ बहुत अच्छे रिलेशन हो चुके हैं, बट पहले जब दंगे होते थे शुरू शुरू में तो ये किया जाता था, ठीक है। पीपल वर फोर्स टू लीव होम एंड माइग्रेट अक्रॉस बॉर्डर, ह्यूज सफरिंग हुई। फोर्थ हमारा कॉन्सिक्वेंस ये हुआ, फोर्स करा ना, मन थोड़ी था किसी का जाने का, ठीक है। माइनॉरिटीज ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर्स रेफ्यूजी। अब जब वो अपना घर छोड़ के आ रहे हैं, सोचो पंजाब से आए सिख और हिंदूज, और यहाँ से मुसलमान वहां गए, तो क्या कोई बहुत बड़ा कोई बंगला कोठी उनके लिए पड़ी है कि वहां के भैया यहाँ रह लो, ये तुम्हारा बिजनेस लो, इसे करो? नहीं, वो अपना बिजनेस, अपना बंगला, अपना घर, जहां भी वो रहते हो, चाहे छोटी सी झोपड़ी हो, वो छोड़ के आके यहाँ कहाँ रहना था? रेफ्यूजी कैंप में, सड़कों पे रहना था, कैंपों में रहना था। कोई थोड़ी कि बिजनेस यहाँ सेटल पड़ा, आओ जी इस बिजनेस को कर लो, नो। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस ऑफन अनहेल्पफुल रहती थी। जब वहां से लोग सामान बांध के अपना यहाँ आते थे तो यहाँ की पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनकी कोई मदद नहीं करती थी। माइग्रेशन वॉज डन बाय एनी मीन्स पॉसिबल। मैंने आपको कहा ना कि कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट मैंने तो सुना है जो है मतलब आप अपने बड़े लोगों से पूछना, वो आपको बताएंगे। अगर उनमें से कोई पार्टीशन के टाइम पे जिंदा था तो वो आपको खुद बताएंगे कि क्या क्या होता था। लोगों को ट्रेनों में धक्के खाते हुए या फिर आपको बुला कार्ट्स के अंदर, जैसे जो हिम्मत होती थी, जैसे जगह मिलती थी, वो आ जाते थे, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग द जर्नी, अगर ये इस ट्रेन पे बैठ के आ रहे हैं, यहाँ पे इनको अटैक करते थे। अगर ये हिंदूज की ट्रेन है तो मुसलमान अटैक कर देते थे, मुस्लिम की होती थी तो दूसरी कम्युनिटी अटैक कर देती थी इनको। बहुत सारी औरतों को अबडक्ट कर लिया गया, यानी कि किडनैप कर लिया गया एंड उनका रेप किया जाता था। बच्चों को किडनैप कर लिया, बच्चे अलग हो गए मम्मी पापा से। एंड कई बार तो किसी किसी फैमिलीज ने अपनी लड़कियों की इज्जत बचाने के लिए, खानदान की इज्जत बचाने के लिए ऑनर किलिंग कर दी। अपने बच्चे लड़कियों को मतलब भागने से पहले ना घर से, बहू बेटियों को खुद ही मार दिया कि भाई रास्ते में इन्हें किडनैप कर लेंगे, फिर इनके साथ क्या ही होगा, तो इससे अच्छा तो इन्हें यहीं पे मार दो। ये तक हुआ था। सम वुमेन वर इवन कोल्ड किल्ड बाय देयर ओन फैमिली फॉर द ऑनर, ठीक है। चिल्ड्रन पेरेंट्स से सेपरेट हो गए एंड जब लोग पहुंचे भी सेफली, फाइनली चलो पहुंच भी गए,
तो कहाँ रहे? रेफ्यूजी कैंप के अंदर। वहां पे इतने बच्चों को अपने मम्मी पापा ही नहीं मिलते थे, डेथ हो गई थी उनकी। सो दिस इज व्हाट हैपेंड। अब ये जो पूरा हुआ हमारा, इसको राइटर्स ने बोला, फिल्म मेकर्स ने, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इट वाज अ डिवीजन ऑफ हार्ट्स। ये थोड़ी कि भाई बाउंड्री अलग कर दो, दो कंट्री बना दो। इट वाज अ डिवीजन ऑफ हार्ट्स। एंड नेक्स्ट पार्टीशन खाली लोगों का ही नहीं हुआ था, एसेट्स का, यानी कि जो हमारे एसेट्स जितने भी होते हैं, प्रॉपर्टी हो गई और भी बहुत सारा पैसा लगता जो होता है, उस सबका पार्टीशन हुआ। ऑफिस के फर्नीचर का, ये पेन पेंसिल टाइपराइटर बैंड, मिलिट्री के, ओ सॉरी पुलिस के बैंड जो होते हैं, मिलिट्री की चीजें, एम्यूनिशन, आर्म्स, सब चीजों का बंटवारा हुआ था। जितना उनको देना चाहिए था, मतलब पाकिस्तान पे अब जाना चाहिए था, वो सब लिखित में करके हमने उनको दिया। ठीक है, गवर्नमेंट एंड रेलवे एम्प्लॉयज डिवाइड की गए कि मुस्लिम्स जो हैं वो वहां चले जाएंगे फिर। एंड अप्रोक्सीमेटली 80 लाख लोगों ने माइग्रेट करा था और 5 से 10 लाख लोग मर गए थे। जस्ट इमेजिन, 5 से 10 लाख लोग उस दौरान मर गए थे। ठीक है जी, चलिए अब एक आगे पढ़ते हैं हम कि चलो अब पार्टीशन हो गया। ठीक है, पार्टीशन किस बेसिस पे हुआ कि हिंदू वाला एरिया इंडिया रहेगा क्योंकि 2 लोग रहते हैं, और मुस्लिम वाले को हमने बना दिया पाकिस्तान। तो क्या इंडिया हिंदू नेशन बन गया था? कि भाई यही बात पे तो पार्टीशन कराया ब्रिटिशर्स ने कि जहां पे हिंदू है वो बना देंगे हम इंडिया, जहाँ पे मुस्लिम है उसे बना देंगे पाकिस्तान। तो क्या अब हिंदू नेशन बन गया था इंडिया? तो ये लोगों के बीच में क्वेश्चन आ गया कि अब क्या होगा, अब क्या किया जाए। और दूसरा प्रॉब्लम ये भी था कि अब आते हैं हम 1951 पे। 47 में पार्टीशन हुआ था ना, 51 में जब हमने देखा तो ऐसा नहीं था कि हमारी कंट्री में मुस्लिम है ही नहीं। अभी भी 10 to 12% पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम हमारी कंट्री में थी। और सिर्फ मुस्लिम ही क्या कहो, और धर्म के लोग भी तो हमारी कंट्री में थे। सिख्स, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीज, ज्यूस, हर टाइप की कम्युनिटी के लोग हमारी कंट्री में रहते थे, रिलीजन के। और इन्हें अब हमने कहा माइनॉरिटीज। माइनॉरिटी मतलब जिनकी तादाद कम है। तो मुस्लिम्स वर आल्सो देयर, सिख, क्रिश्चियन, जैन। तो अब ये बोला गया कि अब क्या किया जाए, ये लोगों को क्या आइडेंटिटी मिलेगी, क्या होगा, कि अब हम क्या इंडिया को हिंदू नेशन बनाएंगे तो ये दूसरे रिलीजन के लोगों के साथ क्या होगा। एंड पार्टीशन तो सिंपली हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही हुआ था। तो इसीलिए अब हमारी लीडर्स ने कहा कि भाई नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारे लीडर्स का कोई पहले भी मन नहीं था कि मुस्लिम्स के लिए अलग कंट्री बने या हमारा पार्टीशन रिलीजन के बेसिस पे हो, क्योंकि हमारी कंट्री के लीडर इस चीज में मानते ही नहीं थे। उनका विजन था सेक्युलर। सेक्युलर मतलब हर रिलीजन एक समान। आप 11th में पढ़ के आए हो। तो सेक्युलरिज्म क्या होता है कि आप हर रिलीजन को इंपॉर्टेंस इक्वल दोगे, और जो है सिटीजनशिप जो दोगे आप कंट्री की, वो रिलीजन के बेसिस पे नहीं दोगे। तो हमने ये रिफ्लेक्ट करा, हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है कि अब इंडिया को जैसे उन्होंने तो पार्टीशन कराया तो हिंदू बेसिस पे कराया, मुसलमान बेसिस पे कराया। इंडिया हिंदू नेशन नहीं है। हमारे लिए हर धर्म इक्वल रहेगी। अगर 10 to 12% मुस्लिम पॉपुलेशन की जो बची है, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। ईच एंड एवरी पर्सन जो इंडिया में जन्म जिसने लिया है वो इंडिया के सिटीजन है, और उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। तो मोस्ट लीडर्स बिलीव इन इक्वल ट्रीटमेंट। हर लीडर ने कहा नहीं, हम हर रिलीजन को इक्वल रखेंगे, कोई ये नहीं कोई सुपीरियर दूसरा इंफीरियर। रिलीजन से हमारी सिटीजनशिप डिटरमाइन नहीं होगी। एवरीवन सपोर्टेड सेक्युलरिज्म, एंड हमने इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि इंडिया सेक्युलर कंट्री रहेगी। पाकिस्तान बना मुस्लिम कंट्री, बट हम रहे सेक्युलर कंट्री। चलिए अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। बट उससे पहले एक आपको पार्ट दे रखा है महात्मा गांधी जी का सेक्रीफाइस। अब आपको तो पता है महात्मा गांधी जी ने भी कितनी मेहनत करी हमें फ्रीडम दिलाने के अंदर। 1920 18 मान लो, जब से वो साउथ अफ्रीका से आए, एग्जैक्ट डेट में भूल रही हूँ कौन से साल में आए थे, जरा बताना मुझे साउथ अफ्रीका। उसके बाद से जब से उन्होंने आंदोलन करने शुरू करे, सत्याग्रह करने शुरू करे, तब से अब तक कितनी मेहनत उन्होंने करी। बट जब आजादी का जश्न मनाया गया तो उन्होंने एक जश्न में भी हिस्सा नहीं लिया। क्यों? क्योंकि लोग तो उनके प्रिंसिपल भूल गए थे ना। वो क्या कहते थे, अहिंसा नहीं करनी है, वायलेंस नहीं करना है। और वहां तो मौत ही मौत हो रही थी पार्टीशन के दौरान, लोग एक दूसरे को मार रहे थे। तो वो बिल्कुल मतलब सोच रहे थे कि क्या हो रहा है, मैंने जो सिखाया लोग वो तो मान नहीं रहे हैं। तो गांधी जी ने किसी भी सेलिब्रेशन में पार्ट नहीं, इनफैक्ट वो उन जगहों पे जाते थे जहाँ राइट दंगे हो रहे होते थे। जैसे कलकत्ता में दंगे हो रहे हैं तो वो वहां चले गए। गांधी जी वहां जाके फास्ट करते थे कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा जब तक दंगे नहीं रुकेंगे। तो लोग सब गांधी जी को मानते थे, प्यार करते थे, तो फिर दंगे रुकते थे। मुसलमान भी रुक जाते थे, हिंदू सिख भी रुक जाते थे कि ठीक है गांधी जी कह रहे हैं और भूख हड़ताल उन्होंने कर दिया तो उनकी बात तो माननी ही पड़ेगी। धीरे 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 सिचुएशन कंट्रोल में आती थी। शिफ्टेड टू दिल्ली, देन फिर दिल्ली आए, जब दिल्ली में राइट हो रहे थे वहां पे भी सिचुएशन कंट्रोल हुई। और उन्होंने डिफेंड करा मुस्लिम्स के राइट को कि जो मुस्लिम्स यहाँ रहे हैं उनको भी हम इज्जत से रखें, और दूसरा जो है उनको राइट्स दे। एंड दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कुछ ड्यूज बचे थे इंडिया के, यानी कि वो डिवीजन करना था ना प्रॉपर्टी का, पैसों का, बहुत चीजों का। जब पार्टीशन हुआ कश्मीर इशू भी क्रिएट हो गया था, आपको पता है। तो फिर उस वजह से हमने अभी रोक दी थी कुछ चीजें जो हमें पाकिस्तान को देनी थी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप सारे ड्यूज क्लियर करो। हमारे इंडियन गवर्नमेंट को फोर्स करा कि आप सारे जो भी ड्यूज है जो हमें पाकिस्तान को देने हैं वो पे करो। एंड जो है फाइनल फास्ट उन्होंने जनवरी 1948 में लिया। ठीक है, जब वो बिल्कुल टेंशन रिड्यूस होने लगी, मतलब वो फास्ट पे रह रहे थे। जनवरी 1948 आ गया, 47 में हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी अगस्त में। महीनों तक उन्होंने फास्ट करा सो दैट पीपल समझे और राइट करने बंद कर दे।
30 जनवरी 1948 को जब वो प्रेयर कर रहे थे, उस दौरान जो है जब पूरी सभा चल रही थी, नथुराम गोडसे ने उन्हें असैसिनेट कर दिया एंड तब उनकी डेथ हो जाती है। एंड उन्हीं के साथ में ट्रुथ, नॉन वायलेंस, जस्टिस एंड टॉलरेंस जो उनकी पूरी लाइफ ने सिंबलाइज करा था, उसका जो है आप कह सकते हो कि आगे हमने उसे चलाया, बट गांधी जी अब नहीं रहे थे। ठीक है, तो ये गांधी जी के सेक्रीफाइस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। चलो अब आता है, तुम्हें क्या लगता है खाली पार्टीशन ने प्रॉब्लम क्रिएट कराई थी इन्होंने हमारे लिए? नहीं, ये तो बड़ा प्रॉब्लम इन्होंने ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए क्रिएट करानी ही थी। एक बम तो ये फेंक गए थे पार्टीशन का हमारे ऊपर कि भैया चलो अब बड़ा तुम खुश हो के अपनी कंट्री को चलाओगे, पहले पार्टीशन से जूझो। उसके बाद इन्होंने एक बम और गिरा दिया हमारे सर पे, वो था प्रिंसली स्टेट्स को कहा जो मन है वो कर लो। व्हाट इज द प्रिंसली स्टेट्स नाउ? प्रिंस मतलब होता है राजकुमार, राजा। प्रिंसली स्टेट मतलब जहां राजाओं का रूल था। अब इंडिया के अंदर खाली ये नहीं था कि हर जगह सरकार चल रही थी, डेमोक्रेसी तो थी नहीं ना। तो हमारा पूरा इंडिया जो था वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। जो येलो से मार्क है जगहें, उन्हें हम कहते हैं ब्रिटिश इंडिया, और जो पिंक पिंक नहीं है सॉरी ब्लू से मार्क है वो है प्रिंसली स्टेट। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है राजपूताना, ये राजस्थान की जगह, यहाँ पे राजाओं का रूल था। बहुत सारे अलग 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 राजा थे। बलूचिस्तान की स्टेट, ये इट वॉज इंडिया, ये यहाँ पे भी राजाओं का रूल था। ये देखो ये हैदराबाद, यहाँ पे भी एक राजा का रूल था जिनको हम कहते थे मुस्लिम होते थे, ये नहीं हम कहते थे निजाम। ये देखो आप यहाँ पे ये जो एरिया है जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे भी राजा जी का रूल था। ठीक है, पूरा का पूरा। तो बहुत सारे राजा के रूल थे। और ये जो येलो से मार्क है वहां ब्रिटिश सरकार चाहिए, जैसे ये यूपी है हमारा, तो यहाँ ब्रिटिश सरकार थी पूरी की पूरी। बिहार में, यूपी में ब्रिटिश सरकार थी, ये मध्य प्रदेश में ब्रिटिश सरकार होती थी, बॉम्बे में ब्रिटिश सरकार थी। इस टाइप से हमारा चलता था। तो अब ये जो ब्लू वाली जगहें थी, आप देखो ये प्रिंसली स्टेट, कितना सारा एरिया जरा देखना, कितना सारा एरिया है ये ब्लू ब्लू वाला। तो ये चलता कैसे था? ब्रिटिशर्स कैसे तब हमारे पे राज करते थे? हमें तो लग रहा था खाली ब्रिटिशर्स थे, नहीं राजा लोग भी थे। तो क्या होता था, ये राजाओं को कह देते थे कि ठीक है तुम अपनी सभा का जो इंटरनल मैटर है ना, मतलब राज्यसभा, राज्य के जो किंगडम के लोग हैं उन्हें जैसे तुम्हें चलाने चलाओ, जो फॉरेन थिंग्स है वो हमारे पे रहेगी कि बाहर के देशों से कैसे डील करना हो, टैक्सेस वगैरह जो है वो हमें भी तुम दोगे। तो ऐसे चलता था। इस चीज को हम कहते थे पैरामाउंटेसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन के पैरामाउंटेसी, कि इनके अंडर में राजा रूल कर रहा था। राजा रूल तो कर रहा था अपनी जगह को, अपने किंगडम को, बट फुल कंट्रोल उसका नहीं था। कंट्रोल ब्रिटिशर्स का रहता था इनडायरेक्टली, बहुत सारी चीजों पर ब्रिटिशर कंट्रोल करते थे। अब जब ये जा रहे थे तो इन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, राजाओं को इन्होंने कहा कि अब तुम्हारी मर्जी है। राजाओं को इन्होंने बोला, ये जितने भी ब्लू ब्लू एरिया वाले राजा थे उन्होंने बोला अब तुम्हारी मर्जी है, हम तो जा रहे हैं जी। तो ये जो पैरामाउंटेसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन है, जो आप हमारे अंडर में हमारे लिए रूल कर रहे हो राजा बन के, वो खत्म होती है। अब उन्होंने 2 चॉइस दे दी, नहीं 3 चॉइस दे दी राजाओं को। क्या? ये सारे ब्लू ब्लू एरिया वाले राजाओं को, कि या तो एक काम करो, आपका मन है तो आप इंडिया में ही रह लो, या तो आप एक काम करो, तुम्हारा मन है तुम्हें पाकिस्तान की तरफ जाना है तो आप पाकिस्तान का बन जाओ हिस्सा, कि आप अपनी कंट्री को कहो कि हम पाकिस्तान हैं, या फिर आप अपनी एक न्यू कंट्री बना लो। जस्ट इमेजिन ये क्या करा इन्होंने, क्योंकि ये तो हमारा नुकसान ही नुकसान चाहते थे। कितने हिस्सों में इंडिया डिवाइड हो जाता सोचो, अगर 2 राजाओं या 10 राजाओं ने भी कह दिया कि हम अपनी अलग कंट्री बना रहे हैं, यहाँ सेंटर में से हमारी कंट्री कैसी हो जाती, फिर सोचो तो कैसा हो सीन होता। या कोई कह देता कि भैया ये वाला एरिया कह रहा है मैं तो पाकिस्तान के साथ रहूंगा, तो यहाँ पे एक पाकिस्तान और हो जाता, हमारे नीचे एक, हमारे बीच में एक सेंटर में एक पाकिस्तान और हो जाता। ऐसा इन्होंने पार्टीशन हमारा कराने के बाद ये इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करी कि प्रिंसली स्टेट्स, ये जो आप देख सकते हो इतनी सारी हैं, इनके राजाओं को कहा कि तुम चाहो तो इंडिया में रहो, पाकिस्तान में रहो, या अपनी अलग कंट्री बनाओ, वी डोंट केयर, तुम्हारी मर्जी है। अब ये जो डिसीजन है ये जनता पे नहीं छोड़ा। अब ये ब्लू एरिया की जो जनता है वो तो यही चाहती थी इंडिया को फ्रीडम मिले और हम इंडिया में रहे, जनता थोड़ी चाहती थी कि ये सब हो। जनता पे नहीं छोड़ा, वो छोड़ दिया राजा के ऊपर कि राजा की मर्जी है, जैसा राजा चाहेगा वो होगा। दिस इज वॉट दे डिड। अब इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन निकाला जाए, तो ये सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। दे कॉल्ड पैरामाउंटेसी और ब्रिटिश क्राउन, वो खत्म हो जाएगी। उस समय पे 1/3 ऑफ हमारा लैंड एंड हमारी 1/4 ऑफ पॉपुलेशन प्रिंसली स्टेट में ही रहती थी। ये 1 मार्कर है, याद कर लो। और अगर हम टोटल में बात करें तो 565 प्रिंसली स्टेट्स थी उस समय पे। प्रिंसली स्टेट कितनी थी? 565। तो सोचो 565 में से अगर 100 ने भी कह दिया तो हमारी कंट्री के साथ क्या होता, कि वो अपना अलग कंट्री बना रहे हैं, पाकिस्तान के साथ जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई। सबसे बड़ा चैलेंज हमें जो फेस करने को मिला वो मिला था रूलर ऑफ त्रावणकोर से। उन्होंने कहा इंडिपेंडेंस की हम अपनी अलग कंट्री बनाएंगे। त्रावणकोर कहाँ है जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, थोड़ा सा होमवर्क है। निजाम ऑफ हैदराबाद ने, जो मैंने अभी आपको दिखाया। नवाब ऑफ भोपाल ने भी कहा था कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन नहीं करेंगे, मतलब डेमोक्रेसी नहीं लाएंगे, हम अपने कायदे से ही मान लो आप, ठीक है। और जो है इससे क्या होता, हमारे इंडिया का फर्दर इंडिपेंडेंस होता, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद वो होता रहता पार्टीशन, ठीक है। अब खाली बात ये नहीं थी कि हमारे इंडिया के टुकड़े होते ये राजाओं के रूल अलग कंट्री बनाने से, लोगों ने डेमोक्रेसी भी
तो मांगी थी ना। हम पूरे समय क्या कह रहे थे ब्रिटिशर आंदोलन के अंदर भी, हमें डेमोक्रेसी चाहिए। अब राजा अगर अपनी अलग कंट्री बना के बैठेगा तो तुम्हें लग रहा है वो डेमोक्रेसी लेकर आएगा? नहीं, वो तो राजा का रूल ही लगाएंगे या कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की लगा देंगे, उसमें भी अपने ही रूल चलाते हैं वो ज्यादा। तो इसीलिए लोग तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंडिया सरकार चाहते थे, इंडिया में रहना चाहते थे, उन्हें फंडामेंटल राइट्स चाहिए थे। तो अब क्या किया जाए? तो हमारी उस समय पे एक इंटरिम गवर्नमेंट थी। गवर्नमेंट की क्या अप्रोच थी? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा गवर्नमेंट की अप्रोच बताओ, इतनी बड़ी प्रॉब्लम से कैसे जूझे हम। तो गवर्नमेंट की अप्रोच थी उस समय रहती थी इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट होती है टेम्परेरी गवर्नमेंट, ठीक है। उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, आगे चल के जो लीडर्स ने अलग अलग अपना इलेक्शंस में एक दूसरे के सामने रहते थे ना टकरार में, वो सब इकट्ठे हमारी सरकार चलाई उन्होंने जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिली। कंट्री चलाने के लिए सरकार चाहिए ना, तो जब ब्रिटिशर्स गए तो हमारे पे एक नॉन परमानेंट आपको टेम्परेरी सरकार थी, ठीक है। उसमें सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे बड़े बड़े दिग्गज लॉयर एंड ऑल दैट सब लोग थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम, और अब एक पार्टीशन तो हो गया, ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान तो बन गया, और हम बिल्कुल भी पार्टीशन अपनी कंट्री का नहीं होने देंगे। तो उस समय पे जो है हमारे कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर भी थे। तो उन्होंने कहा, उनको जिम्मा दिया गया कि वो करेंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उन्होंने नेगोशिएशंस करी। नेगोशिएशन जैसे आप कभी किसी दुकानदार पे जाके आप बार्गेनिंग करते हो ना, कि भैया मुझे ये चीज चाहिए, तो ठीक है, उससे बार्गेन तुम्हें करना पड़ता है, उसकी भी बातें माननी पड़ती है, अपनी भी थोड़ी सी दिन बताना पड़ता है, ठीक है, आई कंसिडर दिस। ऐसे ही उन्होंने करा, नेगोशिएशन करी, बार्गेनिंग करी, बातचीत करी जाके किससे, सारे 565 प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं से, ठीक है। उन्हें कहा नहीं नहीं आप इंडिया में ही रहो, आप इंडिया में। कैसे उन्होंने करा होगा वो वही जाने, वो सब हमारे डॉक्यूमेंट्स में लिखा होगा। और उन्होंने हर एक राजा को ऑलमोस्ट मना ही लिया था, और वो भी इंडिपेंडेंस से पहले वो ये काम कर चुके थे, यानी कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिले ना उससे पहले ये काम हो चुका था। ही लेड नेगोशिएशंस विद द प्रिंसली रूलर। उनकी डिप्लोमेटिक स्किल्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी, एंड जो है टास्क डिफिकल्ट था, बट उन्होंने किया। जैसे कि 26 स्मॉल स्टेट थी प्रेजेंट डे उड़ीसा में, 26 राजा उड़ीसा के अंदर ही थे, एंड सौराष्ट्र के अंदर 14 बड़े राज्य थे और 119 स्मॉल स्टेट्स थी। मतलब इतना ज्यादा उन्होंने मेहनत करके सभी राजाओं से जो है हमारे इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकेशन पे साइन करा लिया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकेशन देखो क्या होता है, कि राजा जी ने साइन कर दिया कि हम इंडिया के साथ ही रहेंगे, इससे हमने कहा इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकेशन। अब उन्होंने राजाओं को पता है ज्यादातर क्या कहा था, कि आप थोड़ा बहुत अपना रूल रख लेना, बट जो बाकी चीजें हैं वो इंडिया की गवर्नमेंट ही संभालेगी, कि फॉरेन पॉलिसी कैसी रहेगी, बाहर के देशों से कैसे डील करना है, और मिलिट्री वगैरह वो सब हम देखेंगे। आप भी थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं राजकों का सारा अपना राजपाट हटा दो तो कौन सा राजा मानेगा, आपको भी हम हक देंगे, ऐसा नहीं है राजा जी नहीं, राजा जी भी रहेंगे, बट रहो आप इंडिया में, बहुत सारी उनको प्रिविलेजेस भी दी। डन। तो पीपल ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट को इंडिया में ही रहना था। तो गवर्नमेंट ने कहा हम ऑटोनॉमी देंगे। ऑटोनॉमी मतलब उसके पावर की, राजा को ऐसे नहीं कि गद्दी से हटा दिया और कहा भैया इंडिया में आ जाओ, नहीं, तुम्हें भी थोड़ी बहुत पावर दे देंगे, एंड बट रहोगे आप इंडिया के अंदर ही। तो ये काम करा हमने बिफोर 15 अगस्त 1947। बहुत सारे राजाओं ने पीसफुली, अब कोई हर राजा थोड़ी चाहता था अलग हो जाए, बहुत सारे राजाओं ने तो बहुत अपनी मर्जी से भी पीसफुली भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकेशन में साइन कर दिया, अरे हम इंडियन है, हम इंडिया में ही रहेंगे। चैलेंजिंग केसेस कहाँ के थे? चैलेंजिंग केसेस थे जूनागढ़ के, हैदराबाद के, कश्मीर के, मणिपुर के, ठीक है। जो जूनागढ़ का इशू तो प्लेबिसाइट से सॉल्व करा। प्लेबिसाइट होता है वोट, डायरेक्ट वोट। तो वहां की जनता को कहा चलो वोट करो, तुम्हें इंडिया में रहना है, पाकिस्तान में रहना है, अलग कंट्री बनानी है। तो उन्होंने कहा ऑब्वियसली इंडिया में रहना है, तो इनकी बात नहीं मानी गई, जूनागढ़ बन गया इंडिया का हिस्सा, ठीक है। कश्मीर को हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं मणिपुर और हैदराबाद का केस। तो हैदराबाद लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट थी, इतना एरिया था हैदराबाद का, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट आप इसको कह सकते हो। ये देखो आप, कितना ज्यादा बड़ा एरिया था हमारे हैदराबाद का उस दौरान। एक बार चेक कर लेना, वन ऑफ द लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट प्रिंसली सिटी है, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो ये है हैदराबाद के, देखो निजाम, इसके राजा थे मतलब हैदराबाद के, ये रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, आप देख सकते हो। ये जब पूरा उनको करवा दिया था ना कि हाँ हैदराबाद निर्णय में रहेगा, उसके बाद की फोटो है ये। चलो अब बात करते हैं हुआ क्या था। तो यहाँ पे थे जो निजाम होते थे ना, वो वन ऑफ द रिचेस्ट मैन थे, आप रिचेस्ट मैन होते थे पूरे वर्ल्ड के, जैसे बिलियनियर टाइप आप कहते हो ना, बहुत ज्यादा अमीर थे, बहुत बहुत ज्यादा अमीर होते थे उस समय पे। तो निजाम पे बहुत पैसा था, नहीं वो वेरी पावरफुल ऑल्सो, उनकी अपनी एक आर्मी थी अपनी पर्सनल, उन्हें रजाकर्स कहा जाता था, और वो बहुत ब्रूटल होते थे, मारते धारते थे लोगों को, कुछ नहीं देखते थे कि बच्चे हैं औरतें हैं, सबको मार दिया करते थे। इस टाइप की ब्रूटल आर्मी भी थी इनके पास। तो बहुत सारा इंडिया की टेरिटरी, उसमें आज वाले हैदराबाद को मत देखो, हमारे महाराष्ट्र का, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का बहुत सारा हिस्सा रूलर के अंडर में था, किसके? निजाम के अंडर में। निजाम ने कहा कि मुझे चाहिए इंडिपेंडेंट स्टेटस, यानी कि मैं अपनी अलग कंट्री बनाऊंगा, एंड उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया साइन कर दिया नवंबर 1947 से, फॉर 1 ईयर, कि भैया मैं अब इंडिया का पार्ट नहीं हूं। नवंबर 1947 तक के लिए, 1 साल तक के लिए उन्होंने साइन कर दिया। मीनवाइल जो वहां के लोग थे उन्होंने कहा नहीं, हमें तो भैया इंडिया में ही रहना है, और वो लोग ना निजाम के राजा के रूल से खुश भी नहीं थे। एंड स्पेशली वहां के जो तेलंगाना पीजेंट थे, तो आज तेलंगाना एरिया है हमारा, वो तब आप समझ लो जो तेलंगाना भी अभी बना है रिसेंटली, कुछ सालों पहले, 10-12 साल पहले। बट तेलंगाना स्पीकिंग जो लोग थे, तेलंगाना रीजन के जो लोग थे,
उन्होंने क्या करा, उन्होंने प्रोटेस्ट करा बहुत ज्यादा निजाम के खिलाफ, ठीक है, क्योंकि उन पे निजाम बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करना ये सब, ठीक है। वुमेन ने भी इस मूवमेंट को ज्वाइन करा और वो सब प्रोटेस्ट करते हुए पहुंच गए हैदराबाद टाउन के अंदर, और वहां पे जो हैदराबाद में जो कांग्रेस का ब्रांच था वो उसको लीड करता था, ठीक है। कम्युनिस्ट एंड कांग्रेस दोनों ही, कम्युनिस्ट पार्टी की भी जो ब्रांच थी वहां पे हैदराबाद के अंदर जो वहां की थी, उन्होंने भी लीड करा उसको। अब निजाम ने क्या करा कि लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों ने कहा नहीं हमें इंडिया में रहना है, हमें नहीं चाहिए अलग कंट्री, हमें तो तुम्हारा रूल ही नहीं चाहिए। तो निजाम ने क्या करा, रजाकर्स जो थे, वो ब्रूटल वाली आर्मी थी, वो लोगों पे छोड़ दी कि इन्हें मारो, और उन्होंने मासूम लोगों को मारना शुरू कर दिया। तो फिर हमारी इंडियन आर्मी जाती है, हम मरते हुए तो नहीं देख सकते अपने लोगों को, तो हमने इंडियन आर्मी को भेजा। इंडियन आर्मी और निजाम की जो है फाइट, निजाम के रजाकर्स की फाइट होती है, उसमें हमारी इंडियन आर्मी जीत जाती है। आफ्टर द फाइटिंग, यानी कि जब इंडियन आर्मी और जो रजाकर्स की लड़ाई हुई, निजाम ने सरेंडर कर दिया क्योंकि रजाकर्स हार रहे थे, एंड हैदराबाद को फाइनली इंडिया में इंटीग्रेट कर दिया जाता है। और इनफैक्ट निजाम के जो रजाकर्स थे ना, उन्होंने बहुत गलत काम किए थे, दे मर्डर्ड, लूटेड, रेप्ड, एंड मेनली वो टारगेट कर रहे थे गाइस उस समय पे नॉन मुस्लिम को। एक बार तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम पाकिस्तान बन जाएंगे। तो इस टाइप से फिर भी हमने फाइनली हैदराबाद का अकेशन करवा लिया इंडिया के अंदर, और ये कैसे हुआ, मिलिट्री की हेल्प से हुआ, आप कह सकते हो, क्योंकि हमने मिलिट्री भेज के आती है। अब बात करते हैं हम हमारे मणिपुर की, ठीक है, चलो मणिपुर के बारे में देखते हैं। अगर हम बात करें गाइस मणिपुर की, तो बिफोर इंडिपेंडेंस मणिपुर के राजा थे महाराजा बोधिचंद्र, जिनका स्केच यहाँ पे बना हुआ है। इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकेशन पे साइन कर दिया था। इनको इंटरनल ऑटोनॉमी मेंटेन करने के लिए कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जैसे देखो मैंने आपको कहा था कि वो ऐसे नेगोशिएशंस करते थे, तो ये फोटो दिखा रखी है कि ये देखो, ये राजा जी बैठे हैं गद्दी पे, अपनी गद्दी कौन सी होती है राजा की, जनता उसकी, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा एक्सटर्नल अफेयर, डिफेंस, कम्युनिकेशन, ये 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है कंट्री के लिए। एक्सटर्नल अफेयर मतलब इंडिया बाकी देशों से कैसे डील करेगा, अमेरिका से, चाइना से, बाकियों से। डिफेंस मतलब मिलिट्री जो हो गई, कम्युनिकेशन सारा सिस्टम जो हो गया, रोड नेटवर्क, ऑल दैट, ये सब चीजें उन्होंने कहा ये हमें दे दो इंडिया को, ये इंडिया के पास रहेगी, इसे कहते हैं एक्सटर्नल अफेयर। इंटरनल ऑटोनॉमी जो कैसे संभालना है आपको, ये आप अपने पास रखो, जैसे आज के समय पे भी होता है। स्टेट गवर्नमेंट होती है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है तो हम सब इंडियंस ही, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर होती है ना, तो काइंड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वाली पावर राजा को दे दो, बाकी काम में इंडिया की गवर्नमेंट कर लेगी। इस टाइप के नेगोशिएशन से उन्होंने राजा जी को मना लिया, और राजा जी ने ये वाला बक्सा हमें दे दिया, और हमारे को इंडिया के अंदर वो मर्ज हो गए कि अब मणिपुर इंडिया का ही पार्ट है। डन। जून 1948 में इलेक्शंस हेल्ड कराया गया मणिपुर के अंदर। अब पहली ऐसी स्टेट थी हमारे इंडिया की, आप कह सकते हो, हमारे तो इलेक्शन बाद में हुए ना, हमारा जो पहला जनरल इलेक्शन हुआ तो वो बाद में हुआ था, बट उससे भी पहले सबसे पहला इलेक्शन हो गया था खाली मणिपुर के अंदर। और ये जो है किस बेसिस पे हुआ था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे हुआ था, सबको वोटिंग राइट्स मिले थे। आदमी हो औरत हो, एक पर्टिकुलर एज के बाद उन्हें मिले थे राइट, ठीक है। नाउ मणिपुर बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, तो मणिपुर क्या बन गया, खाली मणिपुर, इंडिया नहीं, खाली मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन भी थी, मणिपुर की अपनी स्टेट गवर्नमेंट भी हो गई, और मणिपुर के राजा भी हो गए, बाकी बाहरी काम इंडिया देखेगा, इस टाइप से, ठीक है। जैसे आप मानो कि आपका जो हमारा यूपी है, तो यूपी में एक राजा जी भी है, सरकार भी है, और इंडियन गवर्नमेंट तो है, मतलब इस टाइप से आप मान लो कि इस टाइप हो गया कि बिहार का एक राजा जी भी है, बिहार में सीएम भी है, और जो है बिहार में जो ऑब्वियसली इंडिया का तो पार्ट है, तो इंडियन गवर्नमेंट तो देखेगी ही, इस टाइप का आप सिस्टम मानो, ये इन्होंने कर दिया। नाउ जो है इन द लेजिस्लेटिव असेंबली डिबेट होनी अब शुरू हो गई, जब इंडिया का पार्ट बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गई, एक सरकार आ गई मणिपुर के अंदर, तो उन्होंने डिबेट करी कि हम इंडिया का हिस्सा बने या हम इंडिया का हिस्सा ना बने, दोबारा उन्होंने ये बात शुरू कर दी। स्टेट कांग्रेस सपोर्टेड द मर्जर, अदर पार्टीज अपोज्ड। जो स्टेट की कांग्रेस थी, जो कांग्रेस पार्टी थी मणिपुर के अंदर, उन्होंने कहा ऑब्वियसली हम इंडिया का ही पार्ट बनेंगे, बट बाकी पार्टीज ने इसका अपोज करा। सितंबर 1949 में राजा जी ने मर्जर एग्रीमेंट साइन कर दिया, और इससे मणिपुर ऑफिशियली इंडिया का पार्ट बन गया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकेशन साइन करने के बाद में इंडिया का पार्ट ही था, बट बिल्कुल ऑफिशियल परमानेंट पार्ट अब इंडिया का बन चुका था। कौन, मणिपुर। तो वो जो इन्होंने साइन करा राजा जी ने 1949 में ना गाइस, वो जो है मणिपुर के लोगों से बिना पूछे करा था, ठीक है। उनकी मन नहीं था कि हाँ हम इंडिया में पर्टिकुलरली मर्ज हो जाए, बट ही डिड। तो इस वजह से मणिपुर के लोगों के मनों में थोड़ा सा जो है, उस समय पे जो स्टेट थी वहाँ की, जो काफी लोग थे, उन्हें बुरा लगा कि कैसे राजा जी ने हमारे से बिना पूछे साइन कर दिया, और इंडियन गवर्नमेंट ने करने भी दिया। दैट्स वाई उस चीज को आगे भी आज तक देखा गया। डन। चलो अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो गाइज ये बात तो हमें पता है, इंडिया में अलग अलग लैंग्वेजेस और कल्चर के लोग रहते हैं। आज के समय पे आप देखोगे बंगाल है, ये पूरा एरिया बंगाल है, ये यूपी है, ये बिहार है, यहाँ बिहारी लोग रहते हैं, ये जो गुजरात है, गुजराती बोलने वाले रहते हैं, ये एमपी है। हमारी बाउंड्रीज कितने अच्छे से मार्क है। अच्छा यहाँ जो है ये केरला है, ये तेलंगाना है, ये तमिलनाडु है, बहुत अच्छे से बाउंड्रीज मार्क है। उस जमाने में नहीं थी। देखो तो आप बाउंड्रीज कैसे मार्क थी ब्रिटिश इंडिया के अंदर, ये देखो
मैप के अंदर ये जो पूरा एरिया है, मैसूर, ये मद्रास, ये यहाँ पे जो है कितने अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग हैं। ये वाला एरिया देखो, ये पंजाब स्टेट का रखा है इसे। ये जो यूपी है यहाँ पे, नाउ वी हैव उत्तराखंड, वी हैव हिमाचल प्रदेश। तो अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग हैं ना इतने सारे। अब तो अलग अलग बाउंड्रीज बन रखी है लैंग्वेज और कल्चर पे, तब नहीं थी। तो अब तीसरा चैलेंज ये आया कि लोगों ने कहना शुरू करा कि अब आप एक काम करो, क्योंकि ब्रिटिशर्स के राज के दौरान हमारे लीडर्स ने प्रॉमिस करा था कि वो जो है जब हमें आजादी मिल जाएगी दोबारा स्टेट की बाउंड्रीज बनाएंगे। सो ड्यूरिंग हमारा नेशनल मूवमेंट ना हम लोगों ने प्रॉमिस करा था कि लोगों को लैंग्वेज के बेसिस पे और आप लोगों को कल्चर के बेसिस पे स्टेट बनवाई जाएगी। तो ये हमें पता था कि हमारी अब अलग अलग स्टेट बनेंगी, सबके जो लैंग्वेज के लोग हैं वो स्टेट में रहेंगे। बट ये जो काम करना था ना हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, अब उन्होंने रोक दिया इस काम को। क्यों? हम डर गए थे गाइस। पार्टीशन के बाद हम डर गए थे कि अगर एक लैंग्वेज के लोगों को उनकी स्टेट बना के दी जाए तो कहीं वो ये तो नहीं कहेंगे हम अपनी अलग कंट्री बना रहे हैं। और इतनी प्रॉब्लम में हम वैसे ही फंसे हुए थे, प्रिंसली स्टेट, पार्टीशन, और कंट्री को गरीबी से बाहर निकालना था। तो हमारे लीडर्स ने करा कि हम रुक के करेंगे अभी ये काम, अभी जैसा चल रहा है चलते रहने, तो धीरे धीरे स्टेट बनाएंगे। और थोड़ा डर भी लग रहा था अलग अलग स्टेट्स बनाने के अंदर। तो अंडर द ब्रिटिश रूल बाउंड्रीज बिल्कुल भी तरीके से मार्क नहीं थी, बिजनेस पर्पज से मार्क कर रखी थी उन्होंने अपनी बाउंड्रीज। नेशनल मूवमेंट में हमने कहा था कि हम जो है अपनी बाउंड्रीज को अच्छे से मार्क करेंगे, हमने लिख दिया, पढ़ लो। एंड कांग्रेस ने तो खुद, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस भी 1920 में ही लैंग्वेज के बेसिस पे उन्होंने अपनी पार्टी में ब्रांचेस अपनी फिट कर ली थी। अलग अलग लैंग्वेज के बेसिस पे कांग्रेस के अंदर भी अपनी ब्रांचेस थी। तो कंट्री में भी तो होना चाहिए, अलग अलग स्टेट अलग अलग लैंग्वेज की हो जाए, क्या दिक्कत है। बट हमारे कंट्री के लीडर्स ने, बाद में मैंने लिखा है देखो, उन्हें डर लग रहा था कि इससे और डिसरप्शन और कहीं प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, वायलेंस क्रिएट ना हो, और कहीं वो ये ना कहने लगे कि हमें अलग कंट्री बनानी है। तो हम थोड़े डरे हुए थे, तो हम इस मैटर को पोस्टपोन करे जा रहे थे। बट देन फाइनली विशाल आंध्रा मूवमेंट लॉन्च होता है। कहाँ पे? तेलुगु स्पीकिंग जो लोग थे ओल्ड मद्रास प्रोविंस के, जो मैंने अभी आपको दिखाई है, उन्होंने कहा कि हमें अपनी सेपरेट स्टेट, कंट्री नहीं स्टेट, इंडिया के अंदर ही रहना है, हमारी अलग स्टेट बना दो, उनके अपने सीएम होंगे, हमें अलग अपनी स्टेट बनाने दो। प्रेजेंट डे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक का पूरा ये मिलके बनाता था मद्रास। तो मूवमेंट शुरू हुआ था तेलुगु स्पीकिंग एरिया के अंदर ही, और उन्होंने कहा कि हमें चाहिए अपना आंध्र प्रदेश हमें अपना बनाना है। इनके लीडर थे उस समय पे एक पोती श्रीरामुलु, ये कांग्रेस के लीडर थे एंड ये गांधी जी को बहुत मानते थे। तो इसलिए इन्होंने इंडेफिनेट फास्ट करना शुरू कर दिया कि जब तक सरकार हमारी अलग स्टेट नहीं बनाएगी मैं फास्ट पे रहूंगा। 56 दिनों तक गाइस ये फास्ट करते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली पोती श्रीरामुलु की डेथ हो जाती है। जब उनकी डेथ होती है तो लोगों ने मास अनरेस्ट और वायलेंस करना शुरू कर दिया कि सरकार ने हमारी बात क्यों नहीं मानी, हमारे लीडर की डेथ भी हो गई इस वजह से। इससे क्या हुआ, लोगों ने प्रोटेस्ट करा, उधर पुलिस ने फायर करा, लोग इंजर्ड भी हुए एंड फाइनली मद्रास के लेजिस्लेचर्स ने रिजाइन कर दिया इन प्रोटेस्ट में। लेकिन जो फिलहाल मद्रास के अंदर एमपीस थे ना, उन्होंने, एमएलएस थे, सब ने जो है क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया कि क्या हुआ है ये हमारे साथ में, हम तो स्टेट मांग रहे थे, हमारे पे फायरिंग क्यों की गई। फाइनली जो है हमारे दिसंबर 1952 में प्राइम मिनिस्टर ने, कौन थे उसमें, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने कहा ठीक है हम बना रहे हैं सेपरेट आंध्रा स्टेट, यानी कि सेपरेट एक आंध्र प्रदेश बना दिया जाएगा जहाँ पे तेलुगु स्पीकिंग लोग रहा करेंगे। तो फाइनली अब शुरुआत हमें करनी थी, अब हम इस मैटर को और पोस्टपोन नहीं कर सकते थे कि हम लैंग्वेज के बेसिस पे लोगों को स्टेट बना के ना दे, क्योंकि हमने वादा करा था। डन। तो लैंग्वेज के बेसिस पे आंध्र प्रदेश बनने का कह दिया जाता है। अब जैसे ही आंध्र प्रदेश बना तो बाकी जगहों पे भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया। देखो ये एक फोटो बना रखी है, यहाँ पे देखो ये जवाहरलाल नेहरू जी है, ये देखो ये महा गुजरात, संयुक्त हरियाणा, सॉरी कर्नाटका, हरियाणा बोल दिया, बृहन महाराष्ट्र, सबने कहना शुरू करा हमें भी लैंग्वेज की स्टेट दो, हमें भी लैंग्वेज की स्टेट दो। एंड यहाँ पे हमारी कंट्री को जो है अब सरवाइव करने के लिए लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनानी पड़ी थी। तो इसलिए अब स्टेट बनाने के लिए हमने एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना दी, यानी कि पूरी बॉडी बना दी, कुछ लोग हैं उनमें, अब वो डिसाइड करेंगे कैसे कैसे लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे स्टेट बनेगी। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब सेटअप हुई? 1953 में। लर्न कर लो, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 1953 में बनी और उसका काम था कि वो लैंग्वेज के बेसिस पे अलग अलग इंडिया की स्टेट बनाएंगी। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट फिर पास होता है 1956 में। फाइनली उन्होंने बहुत, ऐसे थोड़ी एक दिन में स्टेट बनाने के लिए हाँ इसे गुजरात बना दो, इसे इधर बना दो, इसे इधर बना दो, ऐसे थोड़ी होगा। उन्होंने काफी सालों तक काम करा। 1956 में जाके उन्होंने कहा ठीक है ये 14 स्टेट्स बनेंगी और ये 6 यूनियन टेरिटरीज बनेंगी फाइनली। ठीक है, 6 यूनियन टेरिटरीज बनती है, 14 न्यू स्टेट्स बनती है एंड फिर हमारी इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी बन जाती है। यानी कि जो आप इतना सुंदर सा हमारा इंडिया आप देखते हो ना, ये स्टेट है, ये स्टेट है, यहाँ पे ये खाने की चीजें, यहाँ पे ये, यहाँ ये कल्चर की, ये आइडेंटिटी के लोग हैं, वो सब बनने में काफी साल लगा और फिर इंडिया यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में रहने लगा। तो पहले तो फियर था, डर था कि अलग अलग लैंग्वेज की स्टेट बना देंगे, कल्चर की स्टेट बना देंगे, तो वही तो नहीं कहेंगे अलग कंट्री बना रहे हैं। बट इस डर को जब हमने आगे बढ़े, इस डर के आगे, तो हमें जीत ही मिली। अब देखो हमारी इंडिया की तो ये खासियत है कि इतने कल्चर के लोग हमारी कंट्री में रहते हैं। तो फाइनली इस चीज ने हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग कर दिया, रादर देन हमें डर लग रहा था कि वो थोड़ा हमारे को प्रॉब्लम करेगी। ठीक है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हुआ उसके बाद देखो हमारी कंट्री कुछ ऐसी दिखने लगी। ये है 1961 का
मैप, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पे, रुको इसे हटाऊं, बुक में भी है वैसे, तुम देख सकते हो अगर कष्ट करो अपनी बुक को उठाने का तो चलो देखते हैं। ये देखो ये रहा, ये वेस्ट पाकिस्तान बना दिया था इन्होंने, और ये इधर ईस्ट पाकिस्तान, ये तो पाकिस्तान हो गए। बाकी फिर ये गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मैसूर, देखो दिस एरिया वो मैसूर, ये केरला हो गया, ये मद्रास हो गया, ये देखो गोवा, दमन एंड दू, ये क्या बनी थी, यूनियन टेरिटरीज, पौंडीचेरी, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पे, ये भी यूनियन टेरिटरी बनी थी। यूपी हो गया, तो यूपी है देखो आप यहाँ पे, देयर इज नो, अभी तक देख रहे हो क्या है, देयर इज नो हरियाणा, देयर इज नो कर्नाटका, वो सॉरी, हाँ कर्नाटका भी नहीं है अभी तक, ठीक है। एंड देयर इज नो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सॉरी हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड भी नहीं है। तो ये सब आगे चल के हुआ, 61 तक ऐसा मैप हुआ था। फिर लोगों ने और डिमांड करी, फिर और हुआ, तो धीरे 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 आप समझ सकते हो कि हमारी कंट्री में ये प्रोसेस चलता रहा स्टेट की बाउंड्रीज मार्क करने का। तो अगर हम आज की बात करें हमारी फ्रीडम के इतने सालों बाद, ठीक है, तो हमारी ये जो हमने अलग अलग लैंग्वेजेस के बेसिस पे स्टेट्स बनाए, उसने हमारी यूनिटी को और बढ़िया करा, ठीक है। और इससे पता है क्या हुआ, जब लोगों ने प्रोटेस्ट करा हमें हमारी लैंग्वेज की स्टेट चाहिए, तो उसने नॉन एलाइट लोगों को भी पॉलिटिक्स में हिस्सा दिया। पहले खाली इंग्लिश बोलने वाले अमीर लोग ही, जो एजुकेटेड लोग थे, वो पॉलिटिक्स में एंटर करते थे। अब नॉर्मल लोगों ने जब प्रोटेस्ट करा हमारी लैंग्वेज के लिए, हमें हमारी स्टेट चाहिए, तो नॉर्मल लोकल लैंग्वेजेस के लोगों ने एजुकेशन पे डिपेंड नहीं करा था, पॉलिटिक्स का रास्ता, जिसके अंदर पावर थी, जिसके अंदर एक एम्बिशन था, जिसके अंदर एक वो लीडर बनने वाली खासियत थी, वो कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, अब वो पॉलिटिक्स में एंटर कर चुके थे। एंड इस बेसिस से हमारी यूनिटी और ज्यादा गाइस स्ट्रांग हो गई। तो डेमोक्रेसी इन इंडिया मेंट मोर देन जस्ट इलेक्शन। तो हमने कहा था ना, डेमोक्रेसी खाली पेपर पे नहीं होनी चाहिए, तो डेमोक्रेसी हुई ना। डेमोक्रेसी मतलब क्या, कि आप लोगों की बात मानो, तो हुआ, जो लोगों ने कहा वो हमने माना। तो डेमोक्रेसी मतलब हमारा बस इलेक्शन कंडक्ट कराना नहीं था, इट मीन्स एक्सेप्टिंग प्लूरिटी ऑफ लैंग्वेज, इतनी लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करना, आइडियाज को, लाइफस्टाइल को। एंड इसी वजह से हमारी कंट्री है गाइस दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। नाउ आपकी बुक में लास्ट में बना रखा है एक फास्ट फॉरवर्ड, ठीक है। तो उस फास्ट फॉरवर्ड में देखो आप, हमारे को पूरा दिखा रखा है कौन सी स्टेट कौन से साल में बनी और क्या रीजन है। तो मैंने वो यहाँ पे लिख दिया है, ये आपको मेरे नोट्स में भी मिल जाएगा, वरना स्क्रीनशॉट क्लिक करो, मैं साइड हो रही हूँ। ये आपको लर्न करना है। महाराष्ट्र से बना था, बॉम्बे से, बॉम्बे प्रोविंस जो थी 1960 में, लैंग्वेज के बेसिस पे मराठी स्पीकर्स के लिए। गुजरात भी बॉम्बे से ही बना था, ठीक है, 1960 में गुजराती स्पीकर्स के लिए। पंजाब बना था, पंजाब में से ही 1966 में, पंजाबी स्पीकर्स के लिए। हरियाणा भी पंजाब से ही बना था 1966 में, हिंदी स्पीकर्स के लिए। हिमाचल प्रदेश भी पंजाब से ही बना था 1960, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए बना था, यानी कि सरकार के मतलब क्या और अच्छे से हम एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएंगे। नागालैंड बना था असम में से। ये सब आप चैप्टर 7 में पढ़ोगे, यहाँ पे कितना ज्यादा टर्मोइल हुआ था जब डिमांड हुई थी, ठीक है। और कश्मीर का भी इशू आप पढ़ोगे, ये पूरा आपको लर्न करना है, ठीक है। उत्तराखंड बना था उत्तर प्रदेश में से 2000 के अंदर, झारखंड बना था बिहार में से 2000 में, तेलंगाना बना 2014 में आंध्र प्रदेश में से, ठीक है। सो ये हो गया हमारा सारा का सारा मैप की क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से, वो मैं आपको बाद में करा दूंगी। सो गाइस फाइनली ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ऐसे ही मैं आपको बुक 1 हो बुक 2 हो सभी चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ा रही हूँ, जिसे पढ़ने के बाद तुम्हें कुछ डिफिकल्ट नहीं लगेगा। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे लाइक करो वीडियो को, और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि दीदी हाँ मुझे समझ में आ गया है। एंड न्यू चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, वहाँ हम क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करेंगे। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, एंड इंस्टाग्राम जैसे जाके आप नोट्स ले सकते हो। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।